नमस्कार दोस्तों। ओके, तो किसी कारणवश अपनी क्लास थी वो बीच में समाप्त हो गई थी और अपनी थ्योरम चल रही थी। थ्योरम ये थी कि शून्य विलक्षण का प्रत्येक जो क्षेत्र है वो परिमेय संख्याओं के क्षेत्र क्यों के तुल्यकारी होता है। उसमें अपन ने शून्य विलक्षण का क्षेत्र f माना था, f को क्यों के तुल्यकारी बताना था। तो वहाँ से f का एक सबसेट f डैश लिया और z से f डैश के अंदर मैंने एक तुल्यकारिता बता दी थी। जो z होता है वो पूर्णांकीय प्रांत होता है, तो f डैश भी क्या हो गया था, z पूर्णांकीय प्रांत है तो f डैश भी पूर्णांकीय प्रांत है। अब इसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। एफ डैश एक पूर्णांकीय प्रांत है और एफ डैश किस में कंटेन करता है, एफ में कंटेन करता है। अब बताओ, प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत का फील्ड ऑफ क्यूसेंट होता है ना, तो एफ डैश पूर्णांकीय प्रांत है तो इसका भी फील्ड ऑफ क्यूसेंट होगा। मैं लिखूंगा एफ डैश एक पूर्णांकीय प्रांत है तथा एफ डैश एफ में कंटेन करता है, अतः एफ पूर्णांकीय प्रांत, अतः f पूर्णांकीय प्रांत f डैश का फील्ड ऑफ क्यूसेंट, फील्ड ऑफ क्यूसेंट बोले तो विभाग क्षेत्र होगा। जो f होगा वो फील्ड ऑफ क्यूसेंट बनेगा। किसका फील्ड ऑफ क्यूसेंट बनेगा, इंटीग्रल डोमेन एफ डैश का। तो बताओ, जो एफ के अवयव होंगे वो कैसे होंगे, एफ के अवयवों को जो सेट बनेगा वो कैसा बनेगा। देखो एफ, इसके अवयव क्या होते हैं भाई, अगर अपन पूर्णांकीय प्रांत डी के अगर अवयव ए और बी पूर्णांकीय प्रांत डी के अवयव लेते हैं तो जो एफ के अवयव बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ए अपॉन बी टाइप से। अब यहाँ एफ डैश पूर्णांकीय प्रांत है और उसके अवयव एम ई टाइप हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ एम ई अपॉन एन ई टाइप के अवयव बनेंगे एफ के। और जहाँ पे एन और एम ये क्या है, ये पूर्णांकीय प्रांत, ये अपने इंटीजर्स हैं एन और एम। तो एम ई अपॉन एन ई टाइप के एलिमेंट बने, किसके बने, फील्ड एफ के। अच्छा, अब देखो दोस्तों, फील्ड एफ के एलिमेंट तो एम ई अपॉन एन ई टाइप के हो गए। क्यों, क्योंकि फील्ड एफ है वो एफ डैश का फील्ड ऑफ क्यूसेंट है। फील्ड ऑफ क्यूसेंट आपने पढ़ा होगा इससे पहले। चलो, अब मैं क्या करूँगा, चूँकि हम जानते हैं कि पूर्णांकीय प्रांत Z का फील्ड ऑफ क्यूसेंट मतलब विभाग क्षेत्र, बताओ क्या होता है, क्यों होता है। यह एग्जाम्पल मैंने जब फील्ड ऑफ क्यूसेंट की परिभाषा बताई थी, तब बताया था ना मैंने क्या, कि Z है वो पूर्णांकीय प्रांत है, तो Z का जो फील्ड ऑफ क्यूसेंट क्या होता है, Q होता है। तथा जो फील्ड ऑफ क्यूसेंट Q के जो एलिमेंट होते हैं वो M अपॉन N टाइप के एलिमेंट होते हैं Q के, M अपॉन N टाइप के एलिमेंट होते हैं Q के, जहाँ M और N इंटीजर होते हैं और N का मान होता है नॉन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि पूर्णांकीय प्रांत Z का तो फील्ड ऑफ क्यूसेंट Q बन गया और पूर्णांकीय प्रांत F डैश का फील्ड ऑफ क्यूसेंट F बनता है। अब एक थ्योरम होती है कि अगर दो पूर्णांकीय प्रांत अगर आइसोमॉर्फिक होते हैं तो उनके फील्ड ऑफ क्यूसेंट भी आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो पूर्णांकीय प्रांत Z और F डैश तो आइसोमॉर्फिक था, तो अपना F डैश का फील्ड ऑफ क्यूसेंट तो F और Z का फील्ड ऑफ क्यूसेंट Q, तो Z और F डैश दोनों पूर्णांकीय प्रांत आइसोमॉर्फिक थे, तो दोनों के फील्ड ऑफ क्यूसेंट भी आइसोमॉर्फिक होंगे। इसका मतलब F और Q भी क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। इतना उतारो, उसको मैं लैंग्वेज रूप में लिखा दूंगा आपको, इतना उतारिए आप। ये
ओके, तो मैं क्या लिखूंगा, इतना हो गया। तो जेड का फील्ड ऑफ क्यूसेंट तो क्यू और एफ डैश का फील्ड ऑफ क्यूसेंट एफ। अब ये जो लिख रहा हूं ना ये लाइन, उसको याद करना है कि अगर दो पूर्णांकीय प्रांत आइसोमॉर्फिक होते हैं तो उनके फील्ड ऑफ क्यूसेंट भी आइसोमॉर्फिक होते हैं। पूर्णांकीय प्रांत डी व एफ डैश दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। पूर्णांकीय प्रांत डी और एफ दोनों क्या हैं, आइसोमॉर्फिक हैं। अतः इनके विभाग क्षेत्र फील्ड ऑफ क्यूसेंट, तो डी का तो फील्ड ऑफ क्यूसेंट क्या है, क्यू, और एफ डैश का फील्ड ऑफ क्यूसेंट क्या है, एफ, भी क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। दोस्तों ये याद रखना है कि अगर दो पूर्णांकीय प्रांत अगर आइसोमॉर्फिक होते हैं तो उनके फील्ड ऑफ क्यूसेंट भी क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक। इसलिए जो क्यू, एक तो जेड का, डी का तो पूर्णांकीय प्रांत जेड लिख दो ना यहाँ, जेड का तो फील्ड ऑफ क्यूसेंट क्यू और एफ डैश का फील्ड ऑफ क्यूसेंट एफ। तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक होते हैं तो ये दोनों भी आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो क्यू आइसोमॉर्फिक हो गया एफ। और आइसोमॉर्फिक भी किस प्रकार से होगा लिखूंगा, चूंकि क्यू आइसोमॉर्फिक एफ तथा, अब आइसोमॉर्फिक है तो आइसोमॉर्फिज्म परिभाषित करना पड़ेगा, तथा फाई एक आइसोमॉर्फिज्म है क्यू से एफ सच दैट, किस प्रकार है कि फाई, बताओ क्यू के एलिमेंट होते हैं एम अपॉन एन एलिमेंट होते हैं, और वो एफ डैश के किसके ऊपर मैप होगा, एफ डैश में एम ई अपॉन एन ई के ऊपर मैप होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि फाई एम एन इनवर्स जो है वो एम ई और एन ई के इनवर्स के ऊपर मैप होगा। फॉर ऑल एम और एन जो है वो क्या है, इंटीजर है। ये एक, तथा ये एक सीधा ही लिख दो आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है। अगर देखा जाए तो दोस्तों ये ई का तो कोई मतलब ही नहीं है, ई तो तत्समक अवयव है, तो ये भी एम एन इनवर्स बन गया और ये भी एम एन इनवर्स। अब सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट के ऊपर मैप करता है, वो तो अपनी नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म होती है, प्राकृत आइसोमॉर्फिज्म। अरे जैसे फाई एक्स बराबर एक्स, मतलब जिसको आइडेंटिटी मैपिंग बोलते हैं, वो तो हमेशा क्या होती है, आइडेंटिटी मैपिंग जो होती है वो हमेशा अपनी आइसोमॉर्फिज्म बनाती है। इसका मतलब फाई है वो क्यू से एफ में आइसोमॉर्फिक हो गया। तो यहाँ से दोस्तों ये पता चला मेरे को कि परिमेय संख्याओं का जो क्षेत्र क्यू था, परिमेय संख्याओं का जो क्षेत्र क्यू था उसको मेरे को क्या बताना था कि वो एफ के आइसोमॉर्फिक होता है। एफ क्या था, अभाज्य क्षेत्र। तो मैं स्टेटमेंट को दोबारा से बता देता हूँ कि भाई परिमेय संख्याओं का जो क्षेत्र क्यू था वो शून्य विलक्षण के क्षेत्र के आइसोमॉर्फिक होता है। आप बाद में, क्योंकि शून्य विलक्षण का क्षेत्र तो एफ लिया था और परिमेय संख्याओं का क्षेत्र क्यू, ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो गए। तो ये जो लाइन है ना उसको यहाँ फिर से लिख देना। ओके, इस प्रकार से ये थ्योरम, उसका आधा पार्ट यहाँ था, आधा पार्ट यहाँ हो गया। प्रत्येक अभाज्य क्षेत्र, इसके अंदर स्टेटमेंट में थोड़ा सा और ये भी कर लेना का प्रत्येक अभाज्य क्षेत्र, शून्य विलक्षण का प्रत्येक अभाज्य क्षेत्र परिमेय संख्याओं के क्षेत्र के तुल्यकारी होता है। अभाज्य और लिख लेना भाई इसमें, है ना। क्योंकि अभाज्य होगा, शून्य विलक्षण का क्षेत्र जो अपन ने एफ माना था वो अभाज्य क्षेत्र है, तभी तो उसका कोई प्रॉपर सबफील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर उसका प्रॉपर सबफील्ड एग्जिस्ट करने लग जाता तो फिर जो क्यू है, मान लो कि एफ का प्रॉपर सबफील्ड F1 हो जाता तो फिर क्यू किसके आइसोमॉर्फिक हो जाता, F1 के आइसोमॉर्फिक हो जाता। इस कारण अपन जो क्षेत्र ले रहे हैं वो कौन सा क्षेत्र ले रहे हैं, अभाज्य क्षेत्र। तो आप उतारिए, आसान सी प्रमेय है, 2019 में आई है, इस साल के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
चलिए फिर अपन आगे। तो दोस्तों ये तो थ्योरम थी कि एक शून्य विलक्षण का प्रत्येक अभाज्य क्षेत्र परिमेय संख्याओं के क्षेत्र क्यों के तुल्यकारी होता है। अगली थ्योरम मैं बताऊंगा कि अशून्य विलक्षण का प्रत्येक अभाज्य क्षेत्र होता है ना, वो अशून्य विलक्षण का अगर कोई भी अभाज्य क्षेत्र है वो किसके तुल्यकारी होगा, जेड के तुल्यकारी होगा। शून्य विलक्षण का कोई भी अभाज्य क्षेत्र है तो वो क्यू के तुल्यकारी होगा, अपनी सेट ऑफ रेशनल नंबर के तुल्य होगा। तो अगली थ्योरम भी कुछ ऐसी ही है, उसके स्टेटमेंट में केवल इतना सा चेंज करना है कि अशून्य विलक्षण का प्रत्येक अभाज्य क्षेत्र जेड के तुल्यकारी होता है। चलो इसको लिख ही देंगे अपन दोबारा से। क्योंकि शून्य विलक्षण वाला इनफाइनाइट सेट होगा, सीधी सी बात है। शून्य विलक्षण जिसका है वो इनफाइनाइट फील्ड होगा, और इनफाइनाइट फील्ड तो होगा वो क्यू के आइसोमॉर्फिक होगा, क्योंकि क्यू भी इनफाइनाइट होता है, क्यू में एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं ना। तो अगली थ्योरम लिखेंगे, सिद्ध करो कि अशून्य अभिलक्षण का प्रत्येक अभाज्य क्षेत्र अशून्य विलक्षण का प्रत्येक अभाज्य क्षेत्र किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जेडपी के तुल्यकारी होगा, जेडपी के तुल्यकारी होगा। अशून्य विलक्षण का प्रत्येक क्षेत्र तो जेडपी के तुल्यकारी होता है, और शून्य विलक्षण का प्रत्येक क्षेत्र होता है वो क्यू के तुल्यकारी होता है। चलो भाई प्रूफ में अशून्य विलक्षण का लेके चलना है तो पी अभिलक्षण का लेके चलूंगा, सीधी सी बात है, तभी जेडपी के तुल्यकारी आएगा। तो मैं लिखता हूं, माना कि अशून्य विलक्षण अशून्य विलक्षण P का एक अभाज्य क्षेत्र अशून्य विलक्षण, और अशून्य विलक्षण को क्या बोल दिया, P। तो P का एक अभाज्य क्षेत्र F है। मैंने F को एक अभाज्य क्षेत्र मान लिया, और F को एक अभाज्य क्षेत्र माना, और अभाज्य क्षेत्र का जो अभिलक्षण लिया, अभिलक्षण कितना लिया, P। और अपने को पता है कि जो अभिलक्षण होता है या तो 0 होता है या फिर हमेशा अभाज्य संख्या होती है। अभिलक्षण होता है वो या तो 0 होता है या फिर क्या होता है, अभाज्य संख्या होती है। आप क्षेत्र का अभिलक्षण पढ़ना वाले चैप्टर में जाके। तो मैंने बोला कि अशून्य अभिलक्षण P का एक अभाज्य क्षेत्र F है, अतः अभाज्य क्षेत्र F अच्छा वो तो हो गया ना। तो मैंने क्षेत्र F का जो अभिलक्षण मान लिया वो P मान लिया, और क्षेत्र का अभिलक्षण एक प्राइम नंबर होता है, लिखूंगा अतः P एक अभाज्य संख्या होगी। P अभाज्य संख्या क्यों होगी भाई, P इसलिए अभाज्य संख्या होगी क्योंकि आपने अब अशून्य विलक्षण P लिया है। तो याद रखना, क्षेत्र का विलक्षण 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। कभी भी अभिलक्षण 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 वाला क्षेत्र नहीं बनाएगा, 8 वाला क्षेत्र नहीं बनाता है, 9 वाला क्षेत्र नहीं बनाता है। तो अशून्य विलक्षण जो P लिया है, तो P हमेशा क्या होती है, एक प्राइम नंबर होता है। ओके दोस्तों, अब अपने को क्या बताना है, अपने को तो आपने अशून्य अभिलक्षण P का अभाज्य क्षेत्र F लिया है, तो F को ZP क्या आइसोमॉर्फिक बताना है। मैं लिख लेता हूं, देन वी विल प्रूव हमें क्या सिद्ध करना है, हमें तो ये सिद्ध करना है कि साहब अशून्य विलक्षण का जो अभाज्य क्षेत्र F होता है ना, वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है, ZP के।
अपने को तो ये सिद्ध करना है इस थ्योरम में। बिल्कुल, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, f का एक तत्समक अवयव लेके चलेंगे। चलो इसको उतारो, फिर मैं तत्समक वगैरह के बारे में बताता हूं आपको। इतना उतारो, चले। तो मैं ये बता रहा था, क्या बता रहा था, देखो भाई क्षेत्र F का मैं तत्समक अवयव लेके चलूंगा। माना क्षेत्र F का तत्समक अवयव, क्षेत्र F का तत्समक अवयव E है, तब क्षेत्र F का तत्समक अवयव मतलब गुणन तत्समक अवयव E है, तब अभिलक्षण की परिभाषा से, क्षेत्र के अभिलक्षण की परिभाषा से, या ऐसे लिख दूं, तब क्षेत्र के अभिलक्षण की परिभाषा से क्षेत्र के अभिलक्षण की परिभाषा से क्षेत्र का अभिलक्षण की परिभाषा क्या होती है भाई, एक ऐसा नंबर p जिसको क्षेत्र के गुणन तत्समक अवयव से गुणा कर देते हैं तो हमेशा कितना बनता है, 0 बनता है। ये क्षेत्र के अभिलक्षण की परिभाषा होती है। क्योंकि आपने अभिलक्षण p माना है तो p को इसके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से गुणा करने से क्या बनता है, 0 बनता है। दोस्तों क्या करो, आप एक सेट मानो f डैश एक सेट मानो, और f डैश के जो एलिमेंट ले रहे हैं वो f डैश के एलिमेंट ले रहे हैं अपने एनी प्रकार से। f डैश के एलिमेंट कैसे ले रहे हैं, एनी प्रकार से, जहाँ n क्या है, n है 0 से तो बड़ा, और आपको पता है कि भाई ZP में एलिमेंट होते हैं वो 0 से लेकर p-1 तक के एलिमेंट होते हैं। तो n का मान 0 से तो बड़ा है और कहाँ तक चल सकता है, p-1 तक। ये एक सेट ले रहा हूँ मैं f डैश, ओके। f डैश एक सेट ले लिया तो f डैश के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे f डैश के एलिमेंट हैं, वो f के एलिमेंट हैं, सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि f का गुणन तत्समक अवयव e है। और अभी ऐसा ही तो पिछले वाले क्वेश्चन में माना था ना, वहाँ पे तो इंटीजर्स ले रहे थे, वहाँ पे इंटीजर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी है तो ये इंटीजर ही। अपने को पता है ZP में जो एलिमेंट होते हैं वो इंटीजर होते हैं, लेकिन वो 0 से तो चालू होते हैं और p-1 तक होते हैं। तो ये सारे के सारे इंटीजर हैं, 0 से चालू है, p-1 तक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि f डैश है वो किसका सबसेट हो गया, f का सबसेट है। सेम वैसे के वैसे चल रहा है जैसे पिछले थ्योरम अपन ने की थी। अब आप दोस्तों आप एक मैपिंग फाइल ले लो और वो ZP से f डैश के ऊपर परिभाषित करो। एक मैपिंग फाइल ले लो, वो ZP से f डैश के ऊपर परिभाषित करो। परिभाषित कैसे करोगे, सच दैट, इस प्रकार से परिभाषित करोगे कि फाई n, अगर आप n उठा रहे हो, इस ZP का कोई एलिमेंट n उठा रहे हो तो वो n फाई n अप्लाई करने से f डैश का एलिमेंट बताओ क्या बनेगा, n ही बनेगा। वे यार जहाँ मैं ये लिख सकता हूँ कि जो n एलिमेंट ZP का है इसका मतलब 0 से बड़ा है, n लेस देन इक्वल टू p-1, ये चीज़ हो गई। तो ये तो आपने मैपिंग बताई है। अब दोस्तों मैं ये जो मैपिंग जो फाई है ना, उस मैपिंग को मैं आइसोमॉर्फिक बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ, आइसोमॉर्फिक। पिछले क्वेश्चन में तो D से F में परिभाषित की थी, इसकी अब की बार ZP से F डैश में परिभाषित कर रहा हूँ, आइसोमॉर्फिक बता रहा हूँ। और अगर मैं इस मैपिंग को एक की आच्छादक और समाकारी बता देता हूँ तो फिर ZP हो जाएगा वो f डैश के तुल्यकारी हो जाएगा। और ZP क्या होता है, ZP जो प्राइम नंबर p होता है उसके लिए ZP होता है वो एक क्षेत्र होता है। तो ZP क्षेत्र हो गया तो फिर f डैश भी क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इतना कीजिए।
ओके। अब देखो, अब दो चीज़ों की अपने को आवश्यकता पड़ेगी जब मैं बात करूंगा कि इसकी समाकारिता की बात करूंगा। भाई अपने को ZP को तुल्यकारी बताना है, तुल्यकारी के लिए एक की बताना है, एक की आराम से प्रूव हो जाएगा, आच्छादक भी हो जाएगा। लेकिन जब समाकारी की बात करूंगा तो दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो चीज़ें अपन पहले लिख लेते हैं। आप क्या करो कि एफ डैश के दो एलिमेंट लो, इस एफ डैश में एनी टाइप के एलिमेंट है, तो मैं दो एलिमेंट ले लेता हूँ, एनी और एमी, दो एलिमेंट ले लेता हूँ किसके, एफ डैश के। तो पक्की बात है कि जो ये n है वो 0 से बड़ा और p-1 तक होगा, और ये जो n ये m है वो भी 0 से बड़ा और p-1 तक होगा। क्योंकि अपन जानते हैं ना यार कि ZP में एलिमेंट होते हैं वो 0 से p-1 तक होते हैं। तो यहाँ पे एफ डैश में एनी एमी टाइप के एलिमेंट उठाए हैं, और n और m है वो 0 से बड़े हैं और p-1 तक है। नाउ आप एनी और एमी को जोड़ो, एनी प्लस एमी को जोड़ोगे तो पता है आप क्या लिखोगे। अगर आप जोड़ोगे इनको तो आप लिखोगे, एनी और एमी को जोड़ते हैं तो देखो क्या लिखा जाता है, या तो n प्लस एम ए लिख देंगे, साधारण तरीके से जोड़ देंगे। कब जोड़ेंगे, जब इनका जो योग है, अगर आपने n प्लस एम किया, n प्लस एम का मान है 0 से बड़ा और p-1 तक है, 0 से बड़ा और p-1 तक है, तब तो आप सीधा का सीधा n प्लस एम लिख दोगे। 0 से बड़ा, अगर आपने n और m को जोड़ा और जोड़ने से अगर p-1 से बराबर या छोटा आ रहा है तब तो आप ये लिख दोगे। और अगर आपने जोड़ा, अगर आपने जोड़ा और n प्लस एम आपका p से बड़ा हो गया, n प्लस एम आपका किससे बड़ा हो गया, p से बड़ा हो गया, तो बताओ फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप। n प्लस एम अगर आपका p से बड़ा हो गया, आपने जोड़ा और जोड़ने से अगर p से बड़ा हो गया, तो आप सीधा का सीधा अपन क्या करते हैं, अरे आप जानते हो ना Z6 में Z6 के एलिमेंट होते हैं 4 और 3, ये एलिमेंट होते हैं, बताओ 4 और 3 को जोड़ते हैं तो 7 आता है, तो 7 आता है तो फिर 6 कट जाता है ना उनमें, तो मैं यहाँ लिख दूंगा n प्लस एम माइनस पी इंटू ई, ये हो जाएगा। ओके, ऐसे ही तो जोड़ते हैं कि आपका अगर p से बड़ा हो गया तो n प्लस एम माइनस पी इंटू ई हो जाएगा। ये एफ डैश की कंडीशन है। अगर जोड़ने से, अगर n और m को जोड़ा और वो p-1 तक बन गया तो साधारण तरीके से जोड़ दो, लेकिन अगर p से बड़ा हो रहा है जोड़ने से, अगर आपका p से बड़ा हो रहा है, अच्छा p के बराबर या बड़ा हो रहा है, बराबर भी आ जाएगा इस कंडीशन में, p के बराबर या बड़ा हो रहा है तो n प्लस एम माइनस ई। तो बताओ ये जो लिखा हुआ है इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, n प्लस का p m और इसको e लिख दो। इस पूरी चीज़ को, ये जो परिभाषित कर रखा है उसको ये लिख दिया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि अपन ने ये पढ़ा है कि n और m को जोड़ा और p से कम आया तो सीधा का सीधा ये लिख दो, p से कम आया मतलब p-1 तक आया, और n और m को जोड़ा और अगर p से ज़्यादा हो गया तो फिर उसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये तो चीज़ इसके बराबर है। ऐसे ही अगेन अगर मान लो कि एफ डैश के दो एलिमेंटों को गुणा करना हो, एफ डैश के दो एलिमेंटों को क्या करना हो, गुणा करना हो। गुणा करना हो मतलब एनी, और एनी को आपको गुणा करना है एमी से। तो बताओ साहब क्या आता है, एनी को एमी से गुणा करते हैं तो एन डॉट एम ई स्क्वायर लिखा जाता है, इसको एन डॉट एम ई स्क्वायर लिखा जाता है। देखो तो इसको n डॉट एम ई स्क्वायर लिख देंगे। अच्छा ई क्या है, ई तत्समकवयव है, तत्समकवयव का स्क्वायर तत्समकवयव होता है, तो फिर इस चीज़ को n डॉट एम और ई स्क्वायर की जगह कितना लिख दिया मैंने, ई लिख दिया। अब देखो दोस्तों, चूंकि अपन ये बात करें कि n डॉट एम को अपना क्या लिखा जाता है, जैसे आर क्यू प्लस कुछ मान लेते हैं इसको,
जैसे अगर दो संख्याएं जिनका गुणनफल अगर p से बड़ा होता है तो इनको ऐसे लिखा जाता है rp प्लस क्यू प्रकार से। दो संख्याएं उनका गुणनफल को rp प्लस क्यू प्रकार से लिखा जा सकता है, जहाँ पे क्यू तो रिमाइंडर है, तो क्यू का मान जो होता है, क्यू को शेषफल कहा जाता है। शेषफल का जो मान है वो 0 से तो बड़ा होता है और किससे छोटा होता है, कितने टाइम्स भाग जा रहा है भाई, p टाइम्स भाग जा रहा है, तो p से छोटा होता है। और r है वो कोई भी अपना पॉजिटिव इंटीजर है। n डॉट m को आपने ये लिखा। अब देखो तो कुल मिला के n डॉट m को rp प्लस क्यू, अगर आप पहला चैप्टर पढ़ोगे ना तो दो संख्याएं गुणनफल में हैं तो उनको rp प्लस क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। r को क्यू को बोला जाता है रिमाइंडर, शेषफल, और कितनी बार भाग जा रहा है, p बार भाग जा रहा है। अरे जैसे 6 है, 6 को 6 में अगर 6 में मान लो 5 का भाग दे रहा हूँ मैं, तो 1 × 5 + 1 ऐसे लिखा जाता है। तो भाग 5 का दे रहा हूँ तो ये शेषफल है। शेषफल 0 या 0 से बड़ा होता है और जिसका भाग दे रहा हूँ उससे छोटा होता है। और कितनी बार भाग जा रहा है, एक बार भाग जा रहा है, तो वो z प्लस आ गया। अब देखो आप n डॉट m को मैंने लिख दिया rp प्लस क्यू, rp प्लस का q, ये याद रखना है आपको। n डॉट m को ये लिखा हो और इसको e से गुणा कर दो तो ये बना rp और e प्लस का QE, ये बन गया। अच्छा RE है वो P के साथ में आ गया। इसको एक काम कीजिए आप, इसको R को बाहर लिख लो और इनको PE लिख लो और प्लस का QE, और PE का मान कितना है 0, तो ये तो 0 हो गया इक्वेशन 1 की सहायता से, और ये क्या बना अपना QE। तो दोस्तों कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इन दोनों संख्याओं को गुणा किया तो गुणा करने से अपना क्या आया, QE आया। तो ये जो है ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, उसको n डॉट संक्रिया क्या डॉट p और फिर m और e लिख सकता हूँ इसको। इस पूरे को ये लिख दिया मैंने। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपने ऐसा पढ़ा होगा कि साहब जैसे Z6 की बात करूँ, Z6 में 4 और 5 एलिमेंट होते हैं, वो Z6 में होते हैं, तो 4.6 5 लिखोगे, ऐसे ही तो करते हैं। तो गुणा किया तो कितना आया 20, गुणा किया तो कितना आया 20, और 20 को पता है क्या लिखते हैं, 20 को भाग 6 का देंगे तो 3 × 6 प्लस 2 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। फिर 18 को तो 0 कर देते हैं और फिर इसका मान कितना आ जाता है 2 आ जाता है। 5.65 का मान कितना लिखता हूँ 2, तो वही तो चीज़ बनी। देखो अब यहाँ से RP, अच्छा ये PE के साथ में आया तो 0, तो ये QE बच गया, QE बच गया, तो इस 2 को मैं ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। इसका मतलब NE डॉट ME को मैंने लिख दिया N डॉट P M। तो ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई ये। और ऐसे क्वेश्चंस आपने किए हैं भाई, बंदा पहली बार किए तो मैं समझ सकता हूँ प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा तो आपने किया है। तो यहाँ से ये पता चला कि f' में अगर 2 एलिमेंटों का ऐड करोगे तो ऐड तो इस प्रकार से होगा, बीच में प्लस p संक्रिया आ जाएगी, और f' के अंदर 2 एलिमेंटों का गुणनफल करोगे, ये एलिमेंट NE और ME एलिमेंट f' के हैं, 2 एलिमेंटों का गुणनफल करोगे तो वो इस प्रकार से परिभाषित है। कीजिए। चले आगे। ओके, अब देखो मैं इसको 18 हूं, अब अच्छा ये क्यों किया है, ये सारा का सारा ये इसलिए किया है दोस्तों
कि अब आप जब इसमें वलय समाकारिता बताओगे ना तब इसका यूज आएगा। देखो कैसे यूज आएगा, मैं बताता हूँ। यहाँ पे भाई फाई फंक्शन को अपने को क्या बताना है, तुल्यकारी बताना है। तुल्यकारी के लिए एककी, आच्छादक और समाकारी बताना है। तो एक तो होमोमोर्फिज्म, होमोमोर्फिज्म के लिए क्या लिखूंगा मैं, होमोमोर्फिज्म में लिखूंगा लेट डोमेन के 2 एलिमेंट लो, जेड पी के 2 एलिमेंट लो, एन और एम 2 एलिमेंट जेड पी के हैं। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये एन है वो भी 0 से बड़ा होगा, वो लेस देन इक्वल टू p-1 होगा, क्योंकि जेड पी में एलिमेंट p-1 तक चलते हैं, और जो m है वो भी 0 से बड़ा होगा और p-1 तक चलेगा। तो फाई n और जेड पी में एलिमेंट है n प्लस m कर दो। अच्छा, जेड पी में तो जो संक्रिया होती है वो डॉट पी, एक तो प्लस पी होती है और एक होती है जेड पी में जो संक्रिया होती है वो होती है डॉट पी, क्योंकि जेड पी में तो संक्रिया प्लस पी और डॉट पी होती है ना। और ये एन और एम जेड पी के एलिमेंट है तो संक्रिया भी जेड पी की आएंगी, और जेड पी में जेड पी के साथ में प्लस पी और डॉट पी संक्रिया चलती हैं। तो देखो फाई एन प्लस एम ई। अच्छा एक चीज देखो, मैपिंग कैसे परिभाषित कर रखा है, फाई एन बराबर एन ई, ऐसे मैपिंग परिभाषित कर रखा है। तो इस एलिमेंट को जैसे अल्फा मान लो, या इसको फाई अल्फा बराबर अल्फा ई, तो बताओ इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, यानी एन प्लस एम, सॉरी एन प्लस का पी एम इंटू ई। इसका मान ये होगा क्योंकि मैपिंग इस प्रकार से परिभाषित है। अच्छा एन प्लस पी एम ई, अब ये देखो ये काम में आ गया, एन प्लस पी एम ई, बताओ इस पूरे का मान किसके बराबर है, एन ई प्लस एम ई के बराबर है, एन ई प्लस एम ई के बराबर है। तो इसकी जगह ये लिखा ना, तो ये यहां से लिखा है अपन ने, ये बराबर ये काम में आ गया। और बताओ एन ई को फाई एन लिख दो, एन ई को फाई एन लिख दो, और प्लस जो एम ई है एम ई को फाई एम लिख दो। इसका मतलब फाई मैपिंग के लिए, फाई मैपिंग के कोरस्पोंडिंग दोनों एलिमेंट अलग अलग हो गए। तो ये तो योग के लिए हो गया। ऐसे ही आपको किसके लिए बताना पड़ेगा, ऐसे ही आपको गुणा के लिए बताना पड़ेगा। गुणा कैसे करेंगे, जैसे ये बीटा है तो फाई बीटा बराबर बीटा ई, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, एन डॉट पी एम इंटू ई। और ये बताओ एन डॉट पी एम इंटू ई का मतलब ये होता है, क्या होता है, एन ई डॉट एम ई। इसका मतलब एन ई को तो मैं लिख सकता हूँ फाई एन डॉट एम ई को लिख सकता हूँ फाई एम। इसका मतलब क्या हो गया, जो फाई मैपिंग हो गई वो क्या हो गई अपनी रिंग होमोमोर्फिज्म, यहाँ लिख दूंगा, अर्थात फाई रिंग होमोमोर्फिज्म है या समाकारिता है। फाई को समाकारिता बता दिया, चलो इसको हटा देता हूं। एक की भी बताना है, आच्छादक भी बताना है, समाकारी तो बता दिया। अब दूसरा मैं बताऊंगा दोस्तों एक की 1 एक की में क्या करते हैं, एक की में इमेज सेम लेके चलते हैं और एलिमेंट सेम बताएंगे। तो मैं लिखूंगा लेट एन एंड एम 2 एलिमेंट जेड पी के सच दैट इन दोनों की इमेज सेम है, मतलब फाई एन बराबर क्या है, फाई एम है। तो एम बराबर एन बताना है ना। अच्छा फाई एन का जो मान है वो एन ई है और फाई एम का जो मान है वो एम ई है। इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन माइनस एम ई बराबर 0। ओके, अब दोस्तों n माइनस एम इंटू ई बराबर 0 आ रहा है, तो पक्की बात है कि जो p है वो किसको डिवाइड करेगा,
n माइनस एम को। ये अभिलक्षण की परिभाषा है। अगर किसी नंबर को e से गुणा करते हैं और 0 आ रहा है, अगर किसी नंबर को अपन e से गुणा करने से 0 आ रहा है तो श्योर है कि जो अभिलक्षण p है उस नंबर को डिवाइड करता है। जैसे मान लो कि कोई वलय है, वलय में जैसे या फिर कोई क्षेत्र Z7 है, तो 7 को उसके तत्समक अवयव गुणन तत्समक अवयव 1 से गुणा करने से 0 आता है, जानते हैं ना। अच्छा, 7 को 1 से गुणा करने से 0 आता है, तो बताओ 14 को 1 से गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा, 0 आएगा। 14 को 1 से गुणा करने से 0 होता है, 21 को 1 से गुणा करने से 0 होता है। इस प्रकार से 21 को 1 से गुणा करने से 0 होता है। ये अभिलक्षण की परिभाषा बता रहा हूँ। तो 21 को 1 से गुणा करने से 0 हो रहा है, इसका मतलब कि इसका Z7 का अभिलक्षण जो 7 है वो किसको डिवाइड करता है, 21 को डिवाइड करता है। यहाँ 14 को 1 से गुणा करने से 0 हो रहा है, तो इसका मतलब अभिलक्षण 7 है वो 14 को डिवाइड कर रहा है। यही तो लिखा, n माइनस एम को गुणन तत्समक अवयव 1 से गुणा करने से 0 हो रहा है, तो p है वो किसको डिवाइड करेगा, n माइनस एम को डिवाइड करेगा। इसका मतलब जब भी कोई संख्या, जब भी कोई प्राइम नंबर n माइनस एम को डिवाइड करता है तो वो संख्या हमेशा किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। जब भी p होता है वो n माइनस एम को डिवाइड करता है तो वो संख्या किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। अच्छा, यहां से एक चीज देखिए दोस्तों आप कि n माइनस एम होगा, n माइनस एम होगा वो p से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि देखो m है वो भी p माइनस 1 के बराबर या छोटा है, n है वो भी p माइनस 1 के बराबर या छोटा है, तो यहाँ n माइनस एम जो निकल रहा है वो p से छोटा होगा, और p से छोटा होगा तो n माइनस एम का मान सीधा फिर कितना हो जाएगा, n माइनस एम को जैसे 7 है, Z7 में 7 है, 7 डिवाइड कर रहा है मान लो किसी नंबर को, 7 डिवाइड कर रहा है मान लो 0 को। अब देखो 7 मान लो a को डिवाइड कर रहा है, 7 a को डिवाइड कर रहा है तथा a 7 से क्या है, छोटा है, तो फिर सीधा a का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। वही तो काम है, p डिवाइड कर रहा है n माइनस एम को, और n माइनस एम का जो मान है, n माइनस एम का जो मान है वो p से छोटा है, तो सीधा का सीधा n माइनस एम का मान 0 हो गया, और n माइनस एम का मान 0 हो गया तो n किसके बराबर हो गया, m। तो यहाँ फाई n बराबर फाई m लेके चले थे और n बराबर m आ गया। इसका मतलब जो मैपिंग फाई है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैपिंग फाई है यहाँ लिख लूंगा n माइनस एम छोटा है p। इसका मतलब मैपिंग फाई है वो क्या हो गया, एककी भी हो गया। और यहाँ से मैपिंग अपना होमोमोर्फिज्म है, एककी है, और अपना ऑन टू और बताना है। ऑन टू और बताएंगे तो देखो कैसे बताएंगे। तो थ्योरम क्या है, बहुत ही शानदार चीज़ है। इसमें 2-3 अगर पूरा अपना दिमाग लगाओगे और कम से कम 2 बार ठीक तरीके से सोचोगे तब ये आएगा थ्योरम। देखो वो इधर वाला पार्ट तो क्यों किया था, पहले इसलिए कर दिया ताकि इस चीज़ को ये लिख सके और इस चीज़ को ये लिख सके, तो उसको तो पहले ही कर लिया। और यहाँ पे होमोमोर्फिज्म हो गया, एककी हो गया, आच्छादक भी होगा, ये ऑन टू फंक्शन भी होगा। कैसे होगा, ऑन टू भी होगा क्योंकि आपने परिभाषित किया है, वो कैसे परिभाषित किया है, फाई एन बराबर एन ही परिभाषित किया है। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर ऑल एन ई बिलोंग्स टू, कोडोमेन क्या था, एफ डैश के लिए एन बिलोंग्स टू कोडोमेन, डोमेन क्या था अपना, जेड पी इस प्रकार उपस्थित है कि, इस प्रकार उपस्थित है कि फाई एन बराबर एन ई। अतः फलन फाई आच्छादक है। फलन फाई क्या है, आच्छादक है। तो आच्छादक भी हो गया, होमोमोर्फिज्म हो गया, 1-1 हो गया। अतः स्पष्ट है कि जेड पी से एफ डैश के ऊपर फंक्शन, आपने जो फंक्शन फाई बताया है उसको होमोमोर्फिज्म में एककी और आच्छादक बता दिया। इसका मतलब कि जो जेड पी है वो किसके आइसोमोर्फिक हो गया, एफ डैश के। जेड पी किसके आइसोमोर्फिक हो गया, एफ डैश के। अब मैं क्या लिखूंगा, चूंकि एफ क्या है, एफ एक प्राइम फील्ड है, एफ एक प्राइम फील्ड है। प्राइम फील्ड बोले तो अभाज्य क्षेत्र है, एफ एक अभाज्य क्षेत्र है। अच्छा, एक चीज यहां पे मैं एक लाइन और लिख सकता हूं
कि जेड पी हो गया वो एफ डैश के आइसोमॉर्फिक हो गया, एककी आच्छादक समाकारी बता दिया। अब जेड पी क्या होता है, जेड पी एक क्षेत्र होता है। अगर पी संख्या अपन प्राइम नंबर है तो जेड पी क्षेत्र होता है। तो बताओ एफ डैश भी क्या निकल के आया, क्षेत्र निकल के आया। लिखूंगा चूंकि जेड पी एक क्षेत्र होता है, जेड पी एक क्षेत्र होता है अतः एफ डैश बी क्षेत्र होगा, एफ डैश बी क्षेत्र होगा। तो एफ डैश को आपने क्षेत्र बता दिया और बताओ एफ डैश किस में कंटेन कर रहा था, एफ में कंटेन कर रहा था। एफ डैश को आपने क्षेत्र बता दिया और एफ डैश एफ में कंटेन कर रहा था। और एफ क्या था, एफ अभाज्य क्षेत्र था। अभाज्य क्षेत्र का तो कोई भी प्रॉपर सब फील्ड नहीं हो सकता है, तो फिर एफ डैश दोस्तों किसके बराबर आ जाएगा, एफ के बराबर आ जाएगा। क्या लिखूंगा मैं यहाँ से, चूंकि एफ एक अभाज्य क्षेत्र है, एफ एक अभाज्य क्षेत्र है, एफ अभाज्य क्षेत्र है, इसलिए एफ अभाज्य क्षेत्र है तो एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ डैश के। क्यों, अभाज्य क्षेत्र का कोई भी प्रॉपर सबफील्ड नहीं होता। अगर प्रॉपर सबफील्ड होता है तो वो एफ के ही बराबर होता है। तो यहाँ तो अपना जेड जो एफ डैश था वो प्रॉपर सबफील्ड हो गया एफ का, तो एफ डैश किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर। इसलिए आप ये एफ डैश की जगह एफ उठा के यहाँ रख दो तो जेड पी किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, एफ के आइसोमॉर्फिक हो गया। और फिर इतना करने के बाद में जो अपनी थ्योरम का स्टेटमेंट था कि अपना अशून्य पूर्णांक वाला प्रत्येक जो अभाज्य क्षेत्र है, अशून्य पूर्णांक वाला प्रत्येक अभाज्य क्षेत्र जो एफ है वो जेड पी के तुल्यकारी हो गया। इस थ्योरम को एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा मैं, इतना उतार लो। लास्ट में वो लाइन लिख लेना कि अशून्य जो अपना स्टेटमेंट था ना, अशून्य पूर्णांक अशून्य अभिलक्षण वाला जो प्रत्येक अभाज्य क्षेत्र एफ था वो जेड पी के आइसोमॉर्फिक होता है। इसको उतारो। ठीक है। अच्छा, अपन ने इस थ्योरम में किया क्या, थ्योरम का जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट ये था कि अशून्य अभिलक्षण का प्रत्येक जो अभाज्य क्षेत्र होता है वो जेड पी के आइसोमॉर्फिक होता है। तो मेरे को अशून्य अभिलक्षण का कोई ना कोई क्षेत्र मानना था, मैंने क्षेत्र मान लिया एफ। ठीक है। और अशून्य अभिलक्षण और उसका अभिलक्षण मैंने भी मान लिया। अशून्य अभिलक्षण कुछ ना कुछ मानना था, तो मैंने बोला कि भाई अशून्य अभिलक्षण पी का कोई भी जो अभाज्य क्षेत्र है वो पी है। अब अपन जानते हैं कि अशून्य अभिलक्षण होता है तो अभिलक्षण हमेशा एक प्राइम नंबर होता है, तो पी क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या हो गई। फिर मैंने एफ का एक तत्समक अवयव माना, गुणन तत्समक अवयव ई माना। तो अभिलक्षण की परिभाषा से पी को अगर प्राइम नंबर को ई से गुणन तत्समक अवयव से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। उसके बाद में अपन ने क्या किया दोस्तों कि भाई अपन जानते हैं कि यहाँ से एक एफ का एक सबसेट बनाया मैंने एफ डैश। एफ डैश में जो एलिमेंट थे वो एनी टाइप के एलिमेंट थे, और जो एन था और जेड पी में जो एलिमेंट होते हैं वो 0 से तो बड़े होते हैं और p-1 तक के एलिमेंट होते हैं। तो n है वो 0 के बराबर या बड़ा है और p-1 तक का था। उसके बाद में मैंने 2 चीज़ें परिभाषित की, एक तो ne प्लस me को किस प्रकार से जोड़ते हैं और एक ne डॉट me को किस प्रकार से, वो मैंने अलग से करके बताया था क्योंकि वो आगे काम में आता। उसके बाद में वो बताने के बाद में अपन ने क्या किया कि एक मैपिंग फाइल ली जेड पी से एफ डैश के अंदर, और उस मैपिंग फाइल को एककी आच्छादक और समाकारी मैंने बता दिया। एककी आच्छादक समाकारी बता दिया, इसका मतलब जेड पी था वो एफ डैश के तुल्यकारी हो गया। अब जेड पी क्या था, क्षेत्र, तो एफ डैश भी क्या बन गया, क्षेत्र बन गया। एफ डैश क्षेत्र बन गया और एफ डैश था वो एफ का सबसेट था और सबसेट को आपने क्षेत्र बता दिया। इसका मतलब कि वो एफ का क्या बन गया, उप क्षेत्र बन गया एफ डैश। अब एफ क्या था, प्राइम फील्ड था, और प्राइम फील्ड का तो कोई भी प्रॉपर सब फील्ड हो नहीं सकता, कोई भी प्रॉपर उचित उपक्षेत्र हो नहीं सकता। इसका मतलब जो एफ डैश उचित उपक्षेत्र बनाए ना वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा। रीजन ये था कि एफ क्या है, अपना एक प्राइम फील्ड है, तो एफ बराबर एफ डैश, और एफ बराबर एफ डैश होते ही अपना क्या बन गया, एफ डैश की जगह एफ रखा तो जेड पी किसके आइसोमॉर्फिक बन गया, एफ के आइसोमॉर्फिक बन गया। इसका मतलब दोस्तों अशून्य अभिलक्षण का जो भी अभाज्य क्षेत्र एफ होता है वो अपना जेड पी के क्या होता है, तुल्यकारी होता है। ये इन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको इधर लेके गए। इसका मतलब p है वो n-m को डिवाइड करता है और n-m का मान p से छोटा होता है तो फिर ये 0 के बराबर होता है और n बराबर m। अच्छी थ्योरम थी कुल मिला के। और इसी के साथ में अपना
ये कंप्लीट हो गया है 3rd यूनिट। अब अपना 4th यूनिट चलेगा। 2 चैप्टर अपने बचे हुए हैं, आइडियल्स कुंजावलियों का और एक वेक्टर स्पेस का। अब अगले लेक्चर में मैं आइडियल्स स्टार्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद। आप वीडियोज़ को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो और इस थ्योरम को भी कर ही लेना। आप देखो मेरे हिसाब से तो अच्छा पिछले 1-2 साल से तो ये जो थ्योरम है ना वो लास्ट वाली ये मैं बता नहीं रहा था क्योंकि बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते थे इसमें। लेकिन इस थ्योरम में जब भी ये एप्लीकेशन लगाओ ना तो ZP को अपने दिमाग में रखना, Z7 को दिमाग में रख लेना, Z7 को। तो Z7 को दिमाग में रखोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ये। और जैसे 2019 के अंदर वो आ गया कौन सा शून्य विलक्षण वाला आ गया कि शून्य विलक्षण का प्रत्येक अभाज्य क्षेत्र होता है वो परिमेय संख्याओं के क्षेत्र Q के तुल्यकारी होता है। तो अब की बार ये भी आ सकता है, अशून्य वाला भी आ सकता है कि अशून्य विलक्षण का प्रत्येक अभाज्य क्षेत्र होता है वो ZP के तुल्यकारी होता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसी के साथ में अपन इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।